नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। भारत में पाकिस्तानी दलालों को किसने पाल रखा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कश्मीरी आतंकियों की फंडिंग के खिलाफ आज एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने श्रीनगर, दिल्ली और हरियाणा यहां पर 22 ठिकानों पर आतंकियों के मास्टरमाइंड तक पैसे पहुंचाने वाले हवाला कारोबारियों पर दबिश दी है। रेड जी न्यूज ने करीब 1 साल पहले ही, याद कीजिए, यह खुलासा किया था कि किस तरह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पालने और पोसने के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसे भेजे जाते हैं। किस तरह श्रीनगर में बैठे अलगाववादी इन पैसों का इस्तेमाल आतंक फैलाने, पत्थरबाजी करने और देश विरोधी गतिविधियों में करते हैं। जी न्यूज ने इस खुलासे के बाद एनआईए ने पिछले साल अगस्त में रिपोर्ट दर्ज की थी। हाल ही में जांच एजेंसी ने हुर्रियत के 3 नेताओं से पूछताछ भी की, दिल्ली तलब किया, जिसके बाद आज छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आतंकी फंडिंग पर कार्रवाई करने में हमने इतनी देर क्यों लगा दी? पिछले करीब 30 साल से कश्मीर में आतंकवाद कहर बरपा रहा है। इसके बावजूद हमें आतंक के इन्वेस्टर्स पर एक्शन लेने में इतनी देर क्यों लग जाती है? सवाल यह भी है कि जो लोग देश के खिलाफ आतंक फैलाने में लगे हैं, उनसे हमारे ही कुछ नेता जाकर चाय पर चर्चा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब मणिशंकर अय्यर जैसे नेता इन अलगाववादियों के घर जाकर उनसे गले मिल रहे थे। शरद यादव अपमान के बावजूद इन अलगाववादियों के घर पर गए। आज ताल ठोक के पूछेंगे कि पाकिस्तान के समर्थकों और देश के दुश्मनों को किसने पाला है? आतंकी फंडिंग करने वालों को जेल में कब पहुंचाया जाएगा? क्या टेरर फंडिंग पर एक्शन लेने में सरकार ने देर कर दी? और सवाल यह भी कि देश के दुश्मनों को कब तक हम वीआईपी बनाकर रखेंगे? कब तक हमारी सरकार उन्हें फैसिलिटीज देती रहेगी? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये रेड्स तो होने ही होने थे, साफ तौर पे नज़र आ रहा था। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ज़रूर होगी। इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो जानी चाहिए, इनके पक्ष विड्रॉ हो जाने चाहिए, इनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल होनी चाहिए और लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार इनको सूनर और लेटर जेलों में डालना चाहिए। एनआईए जो कुछ भी कर रहा है, ये ऑटोनमस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मैं समझता हूं कि जो अपना काम कर रही है वो कर रही है। उसके संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उम्मीद यही है कि इस बार ये अपने फाइनल नतीजे पे पहुंचेगा और जो ये फंडिंग बाहर से आती है इस पर रोक लगेगी। कश्मीर की समस्या का हम अस्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं बोला था। हम अस्थायी समाधान निकालेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, समय लगेगा। कश्मीर की समस्या विकट हो गई है। इस सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कैसे सुधरेगी, कैसे ठीक होगी? ये जो सारे काम चल रहे हैं, इससे कोई रास्ता नहीं बनने वाला। अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचने देना चाहिए। इस सरकार में मुसीबत ये हो गई है कि हर चीज के इर्द गिर्द ये सनसनी पैदा करते हैं और फिर उसमें से निकलता निलबटा सन्नाटा नहीं। No, I think the people of Kashmir want it this way. They want the normalcy to be restored as soon as possible. They want the bluff to be called of some of those so-called protagonists of Kashmir who tend to mislead the youth. And most of all, the youth of Kashmir is keen to be a part of the development journey led by Prime Minister Modi. है, आपको लगता है फंडिंग होती है पाकिस्तान से? ये जो आप लोग कहते हैं उसके हिसाब से तो होती है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, टेरर फंडिंग पर एक्शन लेने में क्यों हुई देरी? दूसरा सवाल, कश्मीर में टेरर फंडिंग का मास्टरमाइंड कौन है? तीसरा सवाल, पाकिस्तानी पैसे से आतंक फैलाने वालों पर एक्शन कब? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, हवाला नेटवर्क चलाने वाले हुर्रियत नेता कब तक बने रहेंगे वीआईपी?
और आज चर्चा के लिए हमारे साथ है गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। सर स्वागत है आपका। आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, 2 दशकों से यूथ कांग्रेस और NSUI से जुड़े रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है। ब्रिगेडियर मिश्रा, BD मिश्रा साहब NSG के कमांडर रह चुके हैं, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन को लीड कर चुके हैं। सर आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इनामुल नबी साहब जो कि जम्मू कश्मीर में आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता है, पहले पत्रकार थे, आपका भी सर स्वागत है। नेत्री भट्ट यहाँ पर रूट्स इन कश्मीर संस्था से जुड़ी हुई स्टूडियो में हमारे साथ है, विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए काम करती हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 से हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ मौजूद हैं। NIA मुख्यालय से मनीष शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। और इस पूरी कवरेज को शुरुआत जिसने किया यानी राहुल सिन्हा। ये फंडिंग होती है, ये फंडिंग कहाँ से होती है, आतंकवादियों की तनख्वाह कहाँ से आती है, इस पर साल भर पहले रिपोर्ट की थी। राहुल सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, जरा 1 साल पहले हमें ले चलिए, पीछे ले चलिए और बताइए कि कैसे साल भर पहले ही जी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को आगाह कर दिया था और बता दिया था कि असलियत है क्या। रूबिका, आज श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, पंजाब तक जो छापे पड़े हैं वो उसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। हालांकि उस वक्त NIA ने हमारी रिपोर्ट के बाद में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी। उस वक्त जी न्यूज़ ने बताया था कि किस तरीके से हवाला के कारोबार के जरिए पाकिस्तान से, सऊदी अरब से करोड़ों रुपए हर साल भारत पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से श्रीनगर पहुंचते हैं। हमने बताया था कि किस तरीके से अमन सेतु से पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार करने वाले कुछ व्यापारी अपना माल कम दिखा करके उसका बचा हुआ पैसा अलगाववादियों और आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है, उसे लीड कर रहे थे NIA के IG आलोक मित्तल साहब जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए। आज क्या क्या चीजें सामने आए, आप क्या शेयर हमारे साथ करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ और नई लोकेशंस भी सामने आई है जिस पर आप दबिश डाल सकते हैं, हालांकि वो आप शेयर नहीं करना चाहेंगे एंड वी अंडरस्टैंड। हाँ, हम लोगों ने जो कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज के संबंध में जो टेरर फंडिंग हो रही है उसके बारे में एक रेगुलर केस रजिस्टर किया था, जिसमें आज हमने J&K में 14 लोकेशंस पे, हरियाणा में 1 लोकेशन पे और दिल्ली में 7 लोकेशंस पे आज सुबह सर्चेस की और उनमें से कुछ सर्चेस अभी भी चल रही हैं। इसमें 1 करोड़ 15 लाख से ऊपर का कैश रिकवर हुआ है और कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स हमने सीज किए हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमने सीज किए हैं। तो ये हमारी आज की कार्रवाई अभी चल रही है और कार्रवाई के दौरान हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके बेसिस पे कुछ और लोकेशंस पे सर्च की जा रही है। और ये सब कुछ उन 3 लोगों से जिनसे आपने पूछताछ की थी उसमें ये सारी चीजें निकलकर सामने आई थी? नहीं, वो एक हमारी इंक्वायरी का हिस्सा था। पिछले 1 महीने से अधिक के समय से हम लोग अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे कि जो इस कश्मीर में हाल में स्कूल जलाने की, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाने की, सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंकने की जो कार्रवाई हो रही थी कि इसके पीछे कौन से लोग हैं और इनको फंड कौन कर रहा है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी और जो हमने PE रजिस्टर की थी उसमें जो जानकारी सामने आई, जो बातें पता लगी, उसके बेसिस पर हम लोगों ने एक फ्रेश FIR रजिस्टर की और उसके बाद ये सर्चेस की गई। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट। देश आपके साथ है, लगातार हम आपसे आगे भी संपर्क साधे रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। आप कम शब्दों में जल्दी से बता दीजिए कि ये वो सारी चीजें हैं जिस पर आज एक्शन हो रहा है और साल भर पहले हम सामने रख चुके थे दर्शकों के। बिल्कुल रूबिका, उसके हमारी खबर दिखाने के 20 दिन बाद ही एक PE दर्ज की थी NIA ने और उसके बाद में गिलानी के बेटे को एक नोटिस भी जारी किया गया। मैं बहुत जल्दी बता देता हूं आपको। अमन सेतु से हमने बताया था किस तरीके से पैसा भारत पहुंच रहा है आतंकवादियों के पास, अलगाववादियों के पास। हमने बताया था किस तरीके से ISBT में बसेस के थ्रू यहां से लोग अपनी एक विशेष प्रकार की बनियान पहनकर जाते हैं जिसमें लाखों रुपए रखा जाता है और श्रीनगर पहुंचाया जाता है। बाहर से श्रीनगर के होटल्स को बुक कराया जाता है और अचानक उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाती है और जो पैसा होता है वो उन होटल्स तक पहुंच जाता है और ये होटल्स उस पैसे को अलगाववादियों और आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं। ऐसे कई चीजें हमने सामने रखी थी जिसके बाद NIA ने अपनी जांच शुरू की थी। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा। पूजा, आपके पास क्या जानकारी है, जल्दी से बता दीजिए दर्शकों को। देखिए रूबिका, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये उन ठिकानों में से एक ठिकाना है जहां पर रेड हुई थी।
436 S436 ये इलाका है। यहाँ जो गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं ये मानव अरोड़ा नाम के उस शख्स की हैं जिनके यहाँ आज रेड पड़ी और अभी कुछ देर पहले ही एनआईए ने अपनी रेड खत्म की है। ये भी बताना चाहेंगे एमजी न्यूज़ के दर्शकों को कि मानव अरोड़ा और उनके मैनेजर को पूछताछ के लिए एनआईए के अधिकारी अपने साथ हिरासत में ले गए हैं। जैसा कि राहुल बता रहे थे कि हवाला के लिए कई रास्ते अख्तियार किए जाते थे, उसी में से एक रास्ता था ड्राई फ्रूट्स का कारोबार जो कि मानव अरोड़ा करते थे। दिल्ली और कश्मीर के बीच ये कारोबार होता था और ये कहा जाता है कि उसमें ओवर वॉइसिंग यानी कि 200 रुपए के डब्बे को 2 लाख रुपए का कोट करके उसका जो डिफरेंस होता था वो सेपरेटिस्ट तक पहुंचाया जाता था ताकि आतंक की फंडिंग का काम किया जा सके। ये एक रूट था और ये एक अहम ठिकाना था जहां सुबह 6 बजे से लेके शाम 4 बजे तक रेड चली है और उसके बाद एनआईए के ऑफिशियल्स कुछ देर पहले ही यहां से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, सीडीज, कुछ और सामान और साथ ही में मानव अरोड़ा को उनके मैनेजर को साथ लेकर चले गए। और ये पुख्ता सबूत है, मनीष शुक्ला, पुख्ता सबूत है ये बदमाश कंपनी काम कैसे कर रही थी। इसकी बैलेंस शीट आज दुनिया के सामने आ गई है। रूबिका, एक बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज एनआईए ने जो उनका बयान आया है उसके हिसाब से जो छापेमारी की कार्रवाई की उसमें कई अलगाववादियों के पास से लश्कर तोयबा के लेटर हेड, हिज़्बुल मुजाहिदीन के लेटर हेड और इसके साथ अलगाववादियों के पास से तमाम ऐसे वीडियोस, उनके लैपटॉप से तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सब को लेकर के जो टेरर फंडिंग की बात एनआईए कर रही है उसको भी स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फंडिंग और टेरर के बीच क्या ताल्लुकात हैं वो जो लश्कर तोयबा और तमाम जो उनके डिटेल्स इनके अलगाववादियों के घर से मिले हैं वो कड़ी बैठाई जा रही है। दूसरी बड़ी बात इंपॉर्टेंट आपसे बता दें जल्दी में कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से तमाम ऐसे बिजनेसमैन की पहचान हुई है जिनका रूटीन जम्मू कश्मीर में आना जाना है, जो हवाला के पैसे को कश्मीर ले जा रहे थे, अलगाववादियों तक ले जा रहे थे। तमाम उसके तरीके थे, गैस सिलेंडर, खाली गैस सिलेंडर के अंदर कैश को रख के ले जाना, पैकेट्स किसी और चीज़ का है उसके अंदर पैसे रखे जा रहे हैं। तो तमाम ये एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब एनआईए जिस तरह जांच कर रही है और लोगों से पूछताछ होगी और पहली बार एक कंक्रीट एविडेंस के तौर पर एनआईए जांच को आगे लेकर जा रही है। मनीष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इनामुल नबी साहब, ये कैसी कश्मीरियत है सर? पैसा पाकिस्तान से लेंगे ये लोग और आतंकवादियों को तनख्वाह देंगे? मैडम अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना, अभी तो रेट्स कंटिन्यू चल रहे हैं। पहले ही आप जजमेंटल मत बनिए, पहले इससे अच्छा है कि हम असल मसले पर गौर करें जो कि कश्मीर इशू है। गौरव जी अभी बैठे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। अभी जो आप वीडियो क्लिप चला रहे थे अपने स्क्रीन पर, उस पर आप देख सकते हैं वो हुर्रियत की वहाँ तनकीद कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन यहाँ श्रीनगर में इनके बीजेपी लीडर हुर्रियत नेताओं के साथ कैसे बैठे हैं, ये ज़रा उसका जवाब बताएं। लोगों को धोखा दे रहे हैं वहाँ। कौन बैठा है? अभी एक और न्यूज़, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया तो यहाँ बैठे हैं, वो कहाँ सेपरेटिस्ट के साथ बैठे हुए हैं? ये आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप या रेड के साथ हैं कि रेड के खिलाफ हैं, ये बताइए। और जो हमारे ब्रिगेडियर मिश्रा ने एक इम्पोर्टेंट सवाल आप ये बताइए कि आप रेड के खिलाफ हैं कि रेड के साथ हैं, यह जवाब दीजिए। नहीं, आप इनाम उल नबी से मैं एक ही बात कहूंगा, पहले मुझे कंप्लीट सिर्फ इतना कह दीजिए कि आपको गर्व है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तानी से। इनाम उल नबी, आप ये बताइए कि रेड के साथ है चर्चा जरूर या रेड के खिलाफ है, बिंदु पे करेंगे। आप सिर्फ इतना शुरुआत में इतना कहिए कि आप भारतीय होने पे गर्व रुकिए एक सेकंड। गौरव भाटिया साहब, एक सेकंड। कौन होते हैं सर? हम हिंदुस्तानी होते हैं, ये बातें मत कीजिए आप। मैं भारतीय नागरिक हूं। एक मिनट, आप कौन हैं? पहले आप बताइए आप कौन हैं? बीजेपी को आप कौन हैं? बीजेपी इनामुल नबी, आप कौन हैं? पहले ये बताइए। मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं। आप कौन हैं? आप इंडियन आप भारत की सीमा में बैठे हैं, आप कौन हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कौन हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी से हूँ जिसकी रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर नहीं, किस धरती पर हो? ठीक है, किस धरती पर हो? आपकी नागरिकता क्या है? आप बताओ। नागरिकता बोलो, अपनी नागरिकता बोलो, बात को मत हटाओ। कौन से देश के नागरिक हो बताओ? नागरिकता बोलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ना मैं कश्मीरी, बहुत सही बात है। इस चर्चा में सबसे पहले वो व्यक्ति आए या तो आप मान लीजिए। गौरव जी, आप सच्चाई से हट नहीं सकते।
सच्चाई ये है कि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 35% वायलेंस में कमी हुई है, लेकिन ये पता है कि 72% सिक्योरिटी फोर्सेस किलिंग्स में चर्चा में एक सेकंड, सवाल बहुत सीधे हैं और उन सवालों का जवाब एकदम सीधे से दीजिए। 2 सवाल का जवाब दो। रेड के साथ हो या रेड के साथ हो, उसके खिलाफ हो? दूसरा, कौन से शहरी हो, भारत के शहरी हो या भारत के शहरी नहीं हो? जवाब दो। मैं न्यूज एंकर को जवाब बताऊंगा, आप कौन होते हैं? अरे पैनल पर बैठे हो, पैनल पर बैठे हो, पैनल पर आप गलत बात नहीं कर सकते हो। भारत की जनता तुम जिम्मेवार नहीं हो अपने, हुर्रियत के इसलिए खिलाफ तुम ये नहीं वहां जवाब पर दे है। यहाँ ये हुर्रियत वालों के साथ ही बैठे। रूबिका जी न्यूज वाले क्लिप रिपीट करें, मैं दिखाऊंगा आपको। रूबिका जी, जी न्यूज वालों ने जबरदस्त क्लिप दिखाई अभी पिछले ही हफ्ते, जब आप हुर्रियत के खिलाफ डंडोरा पीट रहे थे, आपके लीडर हुर्रियत वालों के साथ बैठे हैं। एंकर का जवाब बात सुनिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से। सर एक सेकंड, नबी इमामुल नबी साहब, मुझे ये इमामुल नबी साहब, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए मेरी। 2 सवाल पूछे, उन 2 सवालों का जवाब दे दीजिए, ठीक है? सवाल मत पूछिए, वो मौका आपको बाद में दिया जाएगा। रेड के खिलाफ है या रेड के साथ है? लेट दिस रेड गो। रेड के खिलाफ है या रेड के साथ है? मत टरकाओ, रेड के खिलाफ है या रेड के साथ है? पैनल पर बैठे हो, जर्नलिस्ट है ना? चलेगा ना, आप क्यों, हमें भरोसा है, जर्नलिस्ट है ना? रेड होने दीजिए, फिर पता चलेगा। हाँ, अनबायस्ड है ना? बताइए, रेड के साथ है या उसके खिलाफ? जी नहीं तो रूबिका, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेट दिस रेड कंटिन्यू, खुद ब खुद पता चलेगा। क्या पता लगेगा? क्या पता लगेगा? पता क्या लगेगा? पता तो बताया है अभी रेड के कश्मीर को बताया है। आपने मीडिया में चलाई कश्मीर के खिलाफ, आपने अभी भारतीय सेना की निंदा करते हैं को रेड पड़ी, जब जवानों के मेरी कोई रेड ही होटलियर को पकड़ा है। दोगलापन नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलेगा। उसके घर में हो गया सर, दोगलापन नहीं चलेगा। नहीं, एक सेकंड, आप भी उन्हीं में से एक हैं। नहीं, इनको डर है कि वो आतंकवादी शाम तक इनको खत्म करेंगे, इसलिए डर के बोलते हैं। हिम्मत रखो, अगर पैनल पर आए हो तो हिम्मत रखो, खुल के बोलो, ईमानदारी से बोलो, ईमान कबूल करो। आप आराम से बात करें। ठीक है ब्रिगेडियर मिश्रा साहब, एक सेकंड, आप आराम से बात करें। आराम आपके साथ नहीं लागू है, आपकी बातें आराम से बात करें। खून को खौलाती है, आपको आपकी बातें खून खौलाती है, आपके साथ कोई आराम नहीं है। ब्रिगेडियर मिश्रा, आप मसले कश्मीर को हल करें ना, असल मसले पर आप आइए ना। आपको पता है कि मसले कश्मीर को हल करने से आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व बस आप रुक जाइए सर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आपको कश्मीरियत से मतलब है, ना आपको इंसानियत से मतलब है, ना हिंदुस्तानियत से मतलब है, आपको सिर्फ पैसों से मतलब है। गौरव जी थोड़ी बैठे हुए हैं, गौरव जी है, जिगर चाहिए सर, जिगर। हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं तो जिगर चाहिए आपको, ये कहने के लिए कि जो गलत है वो गलत है। इनको कश्मीर चाहिए। बस अब रुक जाइए, बस रुक जाइए। गौरव भाटिया साहब, ये क्या आरोप आप लगा रहे हैं? मुझे क्या बताएंगे कश्मीर? क्या आरोप आप ये गौ रक्षक है, लेट हिम कंसंट्रेट ऑन काउज। सुनिए, अब मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ सर, आपकी तरफ से मुझे जवाब कोई ढंग का मिलने वाला नहीं है। गौरव भाटिया, देखिए रूबिका जी, एक बात स्पष्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान का जो असली गंदा रूप था वो सामने आया, उनको जोर का तमाचा पड़ा। पिछले 10 दिन में हमारी बहादुर सेना ने 15 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मारा है। उसके अलावा छापे पड़ रहे हैं। एनआईए ने कैसे आज 14 जगह कश्मीर में रेड करी है, 8 जगह और रेड हुई है। और इनका जो असली चेहरा है कि ये खाते भारत में है, नौकरी भारत से मांगते हैं, पासपोर्ट भारत का है, लेकिन साथ पाकिस्तान का देते हैं भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, वो एक्सपोज हो रहा है। और इनाम नबी जी को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक भारतीय केवल आपसे इतना जानना चाहता है, जो भूमि, जो सरहदें
हमारे जवान बचा रहे हैं, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? ये वो नबी है जिन्होंने मेजर गोगोई की निंदा करी। ये वो नबी है जो अगर पाकिस्तान का सिपाही मारा जाता है या टेररिस्ट मारा जाता है तो गम में चले जाते हैं। और इसीलिए अब जो वक्त आया है, इनामुल नबी के 4 सेंटेंसेस से भारत को, उसकी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना राग अलापना चाहे वो अलाप सकते हैं। मैं बार बार कहती हूं कि ये हमारी जमहूरियत की खुशनसीबी के चलते यहां पर बैठे हैं और हम बार बार बुलाएंगे ताकि इनके चेहरे पर से नकाब हट सके। बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल बुलाएंगे। आप ये मत सोचिएगा। बहुत अच्छी बात है, खुशनसीबी है कि आप यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छी बात एक और है, आपको बार बार इस बात का एहसास दिलाऊंगी और जी न्यूज बार बार इनामुल नबी साहब इस बात का एहसास आपको दिलाएगा कि खुशनसीब हो कि जन्नत में रह रहे हो और बदनसीब हो कि जन्नत को आप नर्क बना रहे हो। सामने आ रही है। गौरव भाटिया, मेरे सवाल का जवाब। आलोक जी, मैं आती हूँ आपके पास 1 सेकंड। इनामुल नबी साहब एकदम खामोश होकर आप बैठ जाइए। आपको डर है, ये डर जब तक नहीं हटा देते हैं अलगाववादियों का तब तक आप मत बोलिए। आज थोड़ा हिम्मत ले आइए और अलगाववादियों के खिलाफ बोल दीजिए। आपको डर है? अरे हमारे भाई है वो लोग, डरता कौन है? तुम इतने जबरदस्त आप पहले चलाते हो भाई कहकर, आप गोला भी चलाते हो पहले भाई कहकर, मेजर गोगोई को तुमको भाई कहकर आप उनको जख्मी करते हो। शर्म होनी चाहिए, बदनसीबी। तुम बेशरम हो। गौरव भाटिया नबी, तुम बेशरम हो। आप रुक जाइए। गौरव भाटिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बहुत बहुत वैलिड सवाल है। देश की जनता आपसे आज ये सवाल पूछ रही है। ये मेरे पास आंकड़े हैं। आज तो क्लियर हो गया है कौन कौन पैसे दे रहा है, कौन इस बैड कंपनी का सीईओ है, कौन तनख्वाह दे रहा है इन आतंकवादियों को। और हमारी सरकार सर अलगाववादियों के पीएसओ पर 150 करोड़ रुपया खर्च करती है सर। अलगाववादियों के लिए पेट्रोल और डीजल पर 26 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अलगाववादियों के होटल बिल भरने के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अलगाववादियों की सुरक्षा में 309 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने अलगाववादियों पर 506 करोड़ रुपए खर्च किए। 2010 से 2015 के बीच का खर्चा मैंने बताया है। आप गौरव भाटिया मुझे वक्त बताइए, दिन बताइए कि कब आप इन लोगों से ये वीआईपी स्टेटस छीनेंगे। इसके अलावा और कोई सेंटेंस मत बोलिएगा सर, जवाब दीजिएगा। वक्त और दिन। बिल्कुल ना बिल्कुल नहीं। रूबिका जी, मैं 1 सेकंड के लिए मान लेता हूं जो आपके पास आंकड़े हैं वो सही हैं, क्योंकि वो आंकड़े मेरे पास नहीं है, उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, आसिया अंद्राबी, मसरत आलम, यासीन मलिक सलाखों के पीछे गए, हाउस अरेस्ट हुई इसी केंद्र सरकार में। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से रेड पड़ रही है, 1.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, ये भी एविडेंस है जो इकट्ठा किया जा रहा है। ये जो अलगाववादी नेता हैं, इनको कानून के तहत सलाखों के पीछे डालने के लिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने के लिए। मैंने अभी आपको बताया, कल भी 2 मिलिटेंट मारे गए, 1 हफ्ते में 15 मिलिटेंट मारे गए हैं। यह भी दिखाता है कि इस केंद्र सरकार की क्या इच्छा शक्ति है, कितने दृढ़ तरीके से वो आतंकवाद का जो है सामना कर रही है। आपने कहा इनकी वीआईपी सुरक्षा, मैं बिल्कुल कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, वीआईपी सुरक्षा में 1 रुपया भी फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। और अगर किसी को थ्रेट परसेप्शन है तो आप भी समझेंगी ये डिप्लोमेसी का ही पार्ट होता है कि अगर इनके ऊपर अटैक होगा तो ये और ज्यादा बात का बतंगर बनाएंगे। तो थ्रेट परसेप्शन को असेस करते हुए जो भी जरूरत होगी, सिक्योरिटी हटाने की, एक रुपया भी अगर इन पर खर्च किया जाता है तो वो फिजूल है सर, वो फिजूल है। आप हमें यह आश्वासन दीजिए, वक्त बताइए कि कब आप इन लोगों से वीआईपी स्टेटस छीनेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल इस बात से सहमत होंगी कि जो कार्रवाई ठोस हो रही है ये इससे पहले किसी यूपीए सरकार में नहीं हुई, ये इसी सरकार में कार्रवाई हो रही है। आपका जो भाव है, आपकी जो इमोशंस है, ये बहुत से भारतीयों की है कि अगर ये पत्थर चलाएंगे तो इनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं वापस होती। लेकिन इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको जवाब दे रहा हूं, एक थ्रेट परसेप्शन भी होता है। अगर भारत में कोई रह रहा है, उसके ऊपर ऐसा कोई अटैक हो जाए, एक की जान जाए, जिसके बदले में इनका ये जो
आतंकवादी मुहिम है इसको और बल मिल जाए, तो हमें यह भी देखना होगा और यह सरकार की ही जिम्मेदारी है। लेकिन 1 रुपया भी भारतीय नागरिक का वेस्ट नहीं होगा। और इनके जो दिन थे यूपीए सरकार में अच्छे, घर में बैठे बिरयानी खाते थे, भारत सरकार के रुपए पे ऐश करते थे, वो अब खत्म हो गए हैं। और इसीलिए इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। इनके चेहरों पे डर देखिए, इनके चेहरों पे आप डर देखिए कितना। इनके चेहरों पे कौन सा डर देखे हम, आप ये बताइए। जो फारूक अहमद डार है उसके बारे में सब जानते हैं। उसने खुद बोला है कि उसने 22 से 40 लोगों को मारा है और एक भी किलिंग, किसी भी किलिंग में वो फेल नहीं हुआ है। हर एक बंदे का उसको नाम याद है, 20 बंदों के नाम वो बता सकता है और उसके पास साफ साफ ये कन्फेशन है उसने जो दिया है। बीबीसी के पास भी वो कन्फेशन है और बहुत सारे लोग वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं बोल रही हूं तो आप मेरी बात मानिए। आप फारूक अहमद डार कन्फेशन कीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि उस बंदे के लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। जेकेएलएफ का बंदा है, अभी तक उसने इतने लोग मारे, उसके लिए कभी कुछ नहीं हुआ। वो खुले क्यों घूम वो खुले घूम रहे हैं। उनको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। उनको 6 महीने बाद छोड़ दिया जाता है। नहीं, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहता हूं। बहुत अहम बात इन्होंने उठाई है, मैं इसका भी आपका जवाब लूंगी, मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ब्रिगेडियर मिश्रा और आलोक जी के पास जाना चाहती हूं। 24 मिनट मेरे दोनों मेहमान बैठे हुए हैं। एक मिनट बस। ब्रिगेडियर मिश्रा नहीं बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए। मैं जवाब देना चाहता था, उन्होंने जो बात उठाई। बोलिए गौरव, बोलिए। बिट्टा कराटे को मैं जानकारी केवल दे रहा था। उन्होंने कहा क्या एक्शन हुआ। बिट्टा कराटे की भी पूछताछ अभी उनसे करी गई है और जो वो वीडियो की बात कर रही है वो बहुत ही संगीन अपराध है। उन्होंने खुद कन्फेशन किया एक्स्ट्रा जुडिशियल कि मैंने 40 लोगों की हत्या करी है। इसी सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले उनको इंटेरोगेट किया है और सारा एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत दर्द होता है जब कोई दरिंदा बिट्टा कराटे जैसा कहता है, चाहे वो एक स्पाई कैमरा से ही रिकॉर्ड हुआ वीडियो क्यों ना हो, कि मैंने 40 कश्मीरी पंडित की जान दी के लिए और आज आपको तक एक थोड़ी गोली देश जो है की मेरी जनता ने इधर की उधर वोट नहीं हुई। किया है। और उनके खिलाफ कार्रवाई लेने के लिए देश की जनता ने वोट किया। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इंटेरोगेशन हुई है। बिट्टा कराटे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंटेरोगेशन हुई है। मैं बताती हूँ, टाडा कोर्ट के जज जब एनडीवानी ये कहते हैं कि मुझे पता है कि ये इसी ने किया है, मुझे पता है कि इन 40 लोगों को इसी ने मारा है, लेकिन क्योंकि जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो उसको प्रूव नहीं कर पा रही, बजाय इस बात के कि वहां पे कांग्रेस की सरकार की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उससे राजनीति नहीं करना चाहता। आई विटनेसेस थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। केंद्र में और प्रदेश में दोनों में कांग्रेस की सरकार थी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने साक्ष्य नहीं रखे जज के सामने और जज ने कहा कि मैं असमर्थ हूं। अब एक्शन आपको लेना है सर। ये कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे उसके लिए आलोक जी बैठे हुए हैं, और हम ले रहे हैं एक्शन। ठीक है, अब मैं आलोक जी के पास जाती हूं। कांग्रेस का जब जिक्र हुआ तो मुझे वहां जाना है। कभी नहीं लिया गया। ठीक है आलोक जी, जिस तरीके का एक्शन आज हुआ है, आज लिया जा रहा है, उससे पहले ऐसा एक्शन नहीं हुआ। 30 साल से ये कंपनी चल रही है, 30 साल से ये फंडिंग हो रही है। हमारे नाक के नीचे ये लोग इस तरीके से आतंकवादियों को पालते पोसते रहे, हमें पता नहीं चला देश की राजधानी के चांदनी चौक से। देखिए, मैं समझता हूं कि 30 साल नहीं, पता नहीं 30 साल का फिगर आपने कहां से लिया। ये तो पिछले 70 साल से चल रही है, लेकिन इसमें हमेशा से कमी भी आई है। 1991 में जिस समय पर जम्मू कश्मीर के सबसे खराब हालत थे, तभी के बाद से राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर को कटीली तारों से सीज किया गया, ड्रग्स और इलीगल आर्म्स के ऊपर कंट्रोल किया गया। जहां तक टेरर फंडिंग की बात है, कहां से दिल्ली से है, कहां से है, अभी मैं उसके ऊपर चर्चा। सऊदी अरब जाता है, सऊदी अरब से बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से आप मुझे बोलने नहीं दे रही, आप ही बोलिए। आप लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, आप लोग सब बोलिए। कटीली तारों की उसे जरूरत नहीं होती है। आप लोग बोलिए, कटीली तारों की आप जरूरत लोग नहीं होती बोलिए। है। वो तो पागल थे सब लोग जिन्होंने कटी थी, ताले लगाई, जी न्यूज से पूछ के लगाई। सर, हवाला फंडिंग पर बात हो रही है, बात को इधर उधर मत घुमाइए। मेरे सवाल बहुत आप होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं। हवाला फंडिंग पे आप पहले बीच में टोक देंगे। सर मत जाइए ना, कटीली तारों पर सेना खड़ी है, मत परेशान होइए। आप उत्तर नहीं देने देंगे, आप सवालों में खुद ही उलझे रहिए। नहीं, मैं बैठा हूं, मैं आधा घंटे से बैठा था, मैं अभी भी बैठा हूं। आई सर, मैं तो माफी मांग चुकी हूं, आप जानते हैं बहुत क्लियरली इन चीजों को रखती हूं मैं।
जवाब दीजिए आप मैं 30 का आपने आंकड़ा 70 कर दिया है। हम लोग मेरे 30 का आंकड़ा आपने 70 कर दिया। 70 सालों तक ये लोग शुरू से है, मैं कह रहा हूं आस्तीन में सांप पालते पाकिस्तान रहे जब से बना है तब से तो वहां से फंडिंग आती रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं क्या गलत कह रहा हूं बताइए, आप मेरा उत्तर ही नहीं सुनना चाहते। आप केवल 4 लोगों को लड़ाइए, शो खत्म कीजिए, चले जाएंगे हम। अरे आलोक जी छोड़ दीजिए आप, नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आलोक जी आज भी कह रहे हैं नहीं, हमने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, हम लोग देशद्रोही थे। आप लोग उत्तर नहीं सुनना चाहते, गजब है रूबिका जी। नहीं उत्तर सुनाइए आप सर, उत्तर आधा घंटा हम शांति से बैठे, आप उत्तर नहीं सुनना चाहते। दीजिए आप, कायदे का उत्तर दीजिए ना, हलक के नीचे तो उतरे वो उत्तर। आप उत्तर आपके हलक के नीचे नहीं उतारा, दर्शकों के उतर रहा था वो। पंजाब और राजस्थान के लोगों से अगर आप पूछेंगे कि कटीली तारों लगने से क्या फायदा हुआ, उनको समझ आएगी। आप स्टूडियो में बैठते हैं, आपको नहीं समझ आएगी। अच्छा सर, अगर ऐसा होता ना तो आज 1 करोड़ 15 लाख रुपए ऐसे नहीं पकड़े जाते, लैपटॉप और ये पेन ड्राइव्स नहीं पकड़ी जाती। आलोक जी किस दुनिया में हैं आप? अच्छी बात है यार। नहीं हम बहुत पुरानी दुनिया में हैं, आप हमें मत बुलाएं। कोई कार्रवाई क्यों ना बुलाएं सर? तिवारी जी आज भी जवाब तो आपको देना पड़ेगा, नहीं बुलाएंगे तो इन सवालों के जवाब भी आप नहीं देंगे। नहीं, आप उत्तर सुनने की हिम्मत रखिए ना। अरे सर आप उत्तर नहीं सुनेंगे, बेकार की चलन चट्टा करा के आधा घंटे में खत्म कर। आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए आलोक जी। मैं आधा घंटे से चुपचाप बैठा हूं सर। आप 70 सालों से जिनको उत्तर सुनना उन्हीं का उत्तर सुनिए, फिर दीजिए जवाब। फिर मुझे हाँ 70 साल से चुपचाप बैठे हैं। जी न्यूज इस देश को चला रहा था, बीजेपी चला रही थी और जी न्यूज चला रहा था। पर्सनल फाइट तो आप और मैं एक कप चाय पीते पीते भी कर सकते हैं। अजीब बात है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब चाहिए। मैं शांति से बैठा हूं, इनको सबको प्रेजम्पशंस के साथ बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि अब तक किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी न्यूज देशभक्त चैनल है और बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है, हम लोग देशद्रोही लोग हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सर ये कोई निबंध तो है नहीं कि आपको रट के आना था। मैं रूबिका जी एक बात कहना चाहता हूं। आलोक जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गौरव भाटिया 1 सेकंड रुक जाइए। इतने टाइम तक ये मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा आपके किसी सवाल का नहीं दूंगा। आलोक जी कैसे जाएंगे? आप लोग बोलने नहीं देना चाहते। आप बोलिए ना, मैं सवाल मुद्दे की गहराई में नहीं जाते हैं। इधर उधर मत जाइए सर, 4 मिनट आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं। राहुल सिन्हा सवाल करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं आप शांत बैठा औरों से बुलवाई। रूबिका, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजीव त्यागी जी से बात की क्या आपने? रूबिका मेरा आने से पहले। हाँ राहुल। रूबिका, आलोक जी से मेरा बड़ा सीधा सवाल है। आलोक जी, आपने कटीली तारों की बात की, ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, बॉर्डर पर होना भी चाहिए था। लेकिन 2002 से 2014 के बीच में हवाला के जरिए सऊदी अरब से पाकिस्तान से 17,000 करोड़ रुपए पहुंचा है जम्मू कश्मीर में। 5,000 से ज्यादा मस्जिदें खड़ी की गई जम्मू कश्मीर में। उस वक्त राज्य में और केंद्र में आपकी सरकार थी। अब आप बोलिए, जिन्होंने कट्टरपंथ फैलाने, आतंकवाद फैलाने का काम किया है जम्मू कश्मीर में, ये और देशभक्त लोग बताएंगे। मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इन चीजों। नहीं आपको उत्तर नेत्री जी 1 सेकंड। आप लोग बताइए ना, केवल देशभक्तों से देशद्रोही लोग हैं। आलोक जी अब आप बताइए। ये इस चादर के अंदर ढकने की आप अपने आप को कोशिश मत कीजिए, मैं ये होने नहीं दूंगी। अभी हो रहे हैं 5:31, इनफैक्ट 32 हो गए हैं। मैं आपको पूरे 2 मिनट देती हूँ, ये डिबेट में बहुत कम होता है। 2 मिनट है, आप इस पर जवाब दे दीजिए जो राहुल सिन्हा ने आपसे। नहीं चाहिए मुझे 2 मिनट, किस लिए चाहिए मुझे 2 मिनट? देना पड़ेगा। आप लोगों के इतने गेस्ट हैं, उनसे बात कीजिए। जवाब देना होगा आपको। कांग्रेस देशद्रोही पार्टी, आप देशद्रोहियों से बात क्यों करना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। कांग्रेस बहुत पुरानी। नहीं मैं बैठा हूँ, कैसे देना होगा? दीजिए जवाब। नहीं दे रहा मैं। आलोक जी छोटे बच्चों की नहीं, कोई पुरानी पार्टी नहीं। कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बीजेपी और जी न्यूज ने देश को बनाया। उन्हीं से सवाल पूछिए। जवाब है नहीं। आलोक जी क्या बात करेंगे? नहीं मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं इसलिए तो खामोश बैठा हूं। प्रॉब्लम इनकी वजह से है। जी न्यूज के पास जवाब है सारे और बीजेपी के पास नहीं है। आलोक जी जवाब नहीं है क्या? आलोक जी सच में ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, किसी सवाल का जवाब नहीं है। मैं चुप बैठा हूँ, खामोश बैठा हूँ। क्यों जो लोग स्टूडियो में हंस रहे हैं वो कश्मीर समस्या दूर कर देंगे। नेहरू जी का वादा पूरा कर लीजिए, उनकी आत्मा को शांति मिलती। पूरा ऑपरेशन लीड किया मिश्रा के बारे में आप जानते हैं? बड़ा ही मुश्किल सवाल है। नेहरू जी का वादा पूरा कर लीजिए आलोक जी। आलोक जी नेहरू जी का वादा पूरा कर लीजिए, उनको आत्मा को शांति मिलती है। वो मुझे रोज ख्वाब में मिलते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस को कहना वहां पर कि कश्मीर बीच में मत बोलिए। वादा पूरा करने के लिए
तुमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये भारतीय उसके बाद बीच में आके बोलो। क्या प्रॉमिस है? इनाम नबी तुम्हारी बात कोई नहीं है। हिंदुस्तान से टैक्स पेयर का नबी इनाम नबी अभी तक ये नहीं बोल पाए कि भारतीय है। बातें कर रहे हो। तुम किस वायदे की बात कर रहे हो? नबी तुम्हारे किस वायदे की बात है? नबी तुम बताओ कौन सा वायदे की बात कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तुमको शर्म नहीं आती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वादे की बात है। उन्होंने 70 साल से तक वादा सब्जी किया बना रहे हो। आपको कौन सा नबी तुमको वायदा चाहिए? मैं वही कौन सा वायदा तुमने निभाया है? देश तो जिंदगी मत किया। नबी तुम क्या वायदा चाहते हो? जरूर कहूंगा नबी तुम कौन से वायदे की बात कर रहे हो? कोई नहीं बैठा। शर्म आनी चाहिए। जब पहले बोलोगे कि सब्जी बना रहे हो भारतीय और वायदे की बात कर रहे हो, उसके बाद डिबेट नबी तुमको शर्म आनी तुम्हारी चाहिए। कोई जगह नहीं है यहाँ पे। बेशरम हो तुम। पाकिस्तान में रोटी नबी दो। नबी तुम पाकिस्तान के हिमायती हो, देशद्रोही हो और तुम्हारी एक जगह है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वादे की बात कर रहा हूं। सलाह के पीछे तुम्हारी जगह है। नबी किस वायदे की बात कर रहे हो? नबी तुम कौन से वायदे की बात कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर का वादा नहीं दोहरा सकता। ना बता पाए, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का नागरिकता ना बता पाए, जो अपनी नागरिकता ना बता पाए, प्राइम मिनिस्टर का वादा दोहरा रहा हूं। नबी तुम क्या बातें कर रहे हो? 125 करोड़ जनता तुम्हारी बातों पर तुमको शर्म आता है। नबी तुमको नहीं शर्म आएगा। भारत की सेना पे नबी तुम बेशरम हो। इनसे तुमको कभी भी शर्म नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो? मौका मिलेगा क्या राष्ट्रपति बात कर रहे हो? इनामुल नबी कौन साहब। से वायदे की बात कर रहे हो? इनामुल नबी साहब। तुमको कौन सा वायदा चाहिए? जन्नत में बैठे हो। 124 करोड़ आदमियों के टैक्स के हिस्से को खा रहे हो। ठीक है। और तुमको वायदे के याद आता है? आपने हमारे रिसोर्सेज लूट लिए। आप यू आर इन ब्रिगेडियर साहब, मुझे हसरत है तुम्हारे पास कोई ऐसे नहीं चलेगा सर, बहुत शोर हो रहा है। मेरा आवाज कम कर दीजिए। आवाज कम ईमान से तुम कर रहे हो। हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ रहे। मुबारक भाटिया, ईमान से तुम कर रहे हो। ब्रिगेडियर मिश्रा, मेरा सवाल आपसे है, ये सेंटिमेंट्स हर किसी को समझ में आ रहे हैं, लेकिन इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत सिंपल सा सवाल मेरे ख्याल से आज इनामुल नबी बैठकर यहाँ चर्चा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसे पता है मैं कि दो उसे सारी फैसिलिटी मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। इसकी आपने लड़ाई देखी है। अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। इनामुल नबी वो साहब मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है ना, वो मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। कौन? क्या मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें नहीं दोहरा सकता हूं? कौन तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर था, कौन नहीं था? क्या मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें नहीं दोहरा सकता? तुमको नबी एक ही चीज मालूम है, क्या मैं टेररिस्टों का साथ देना। नबी तुम एक चीज जानते हो, टेररिस्टों का साथ देना जानते हो, अलगाववादियों का साथ देना चाहते हो, और तुम ये हवाला की मनी खा रहे हो। तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। आपको कश्मीर की खबर ही नहीं है। इनामुल नबी साहब नहीं, इनको बताना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आदमी को बताना पड़ेगा कि ये नंबर 1 देशद्रोही है। ये बताइए आप ईमान नहीं है, बेईमान की बात कर रहा है, इसको तो बताना पड़ेगा। इनफ, इस आदमी को बताना पड़ेगा। इनामुल नबी साहब इनफ, इनफ, थोड़ा सा ईमान रखिए, ईमान रखिए। ईमान का मतलब पता है आपको? ईमान का मतलब जानते हैं आप? सीखने की ईमान, हाँ, आपको शर्म आनी चाहिए। फिर मेरी भी आवाज बराबर रख लीजिए। मेरा म्यूट मत कीजिए, ईमान रखिए। जी मैं इतना ही कहूंगा, मेरी आवाज बंद मत रखिए, ईमान रखिए मैडम। आप ईमान दिखाइए, आप इंसाफ कीजिए। हमारे मन में कोई खौफ नहीं है। हम इंसाफ अपने देखते हैं। ये ब्रिगेडियर साहब कैसे बात करता है? ब्रिगेडियर साहब ने पूरी जिंदगी भारत के लिए दी है। हमारे जैसा घटिया आदमी नहीं है। इनको किसी चीज नबी जैसा घटिया ब्रिगेडियर साहब का सम्मान करिए। मेरा खून खौलता है, मेरा खून खौलता है। समझ आ रहा है ब्रिगेडियर मिश्रा, आप चाहते हो कि यहाँ पर फौजी मरे? कीप योर काम। ऐसे आदमी सर मैं उसकी आवाज बंद कर दूं। कीप योर काम। एक मिनट रूबिका जी, गौरव भाटिया साहब एक सेकंड। इनामुल नबी साहब आप एक और शब्द मत बोलिएगा, रिलैक्स, अंडरस्टैंड। के लिए दिया आपको पता है ब्रिगेडियर मिश्रा का खून क्यों खोल रहा है? क्योंकि वो अपने घर वालों से दूर आप
आप लोगों की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए जिंदगी भर तैनात रहा है ये आदमी। क्यों नहीं खोलेगा इस आदमी का खून? गौ का दल में से शर्म आनी चाहिए। एसी कमरे में बैठे हुए हो और बोल रहे हो कि मेरा पीएम ये, मेरा पीएम वो। शेम ऑन यू। ड्रामा कर रहे हो। ड्रामा, ये ड्रामा लगता है आपको? कर रहे हो उधर पैसा पाकिस्तान ऐसा है। और क्या चल रहा है? और क्या चल रहा है अभी? और ड्रामा लगता है आपको? बोरिया बिस्तर चले जाओ। 5 दिन में और जो रहते हो भारत में उसको डाल दीजिए। कहाँ है? आपको भूत चढ़ा है, आपको भूत चढ़ा है। पाकिस्तान। आप जाओ पाकिस्तान के बगैर कोई बात अगर अपनी नागरिकता नहीं पता तो आप पाकिस्तान बोरिया बिस्तर उठा के भागो यहाँ से। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। सहमत है। आप घटिया मुझसे घटिया हो गौरव जी। अब मुझे पता नहीं अब आप कौन सी पार्टी बदलाओगे और दूसरों को कहते हो घटिया। इनाम नबी मैं बता रहा हूँ ये इस देश के 125 करोड़ लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा। लक्ष्य से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। हमारे जैसे लोगों की वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। आवाज कम कीजिए, मुझे मनीष के पास जाना है। 1 सेकंड। बहुत अरे कोई भी रक्षक है, भक्षक तो नहीं है। तुम तो भक्षक हो। 1 सेकंड बस रुकिए। भक्षक हो, इंसानों की जान से खेलते हो। कोई विचारधारा नहीं है, आतंकवाद को बढ़ावा देते हो। घटिया सोच है तुम्हारी। तब तक खौफ नहीं आने वाला है। ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप लीजिए एक्शन। तो इनामुल नबी सरी के तमाम लोगों के मन में थोड़ा खौफ बैठेगा। आप इनको बंद कीजिए वीआईपी स्टेटस देना, बंद एसी कमरों में ऐसी चीजें बोलना, बड़ा मजा आता है। नहीं बिल्कुल बड़ा मजा आता है। रूबिका जी बिल्कुल बिल्कुल डरते हैं कि जैसे मसला ताला। नेत्री 1 सेकंड। मनीष आपके पास कुछ इनपुट आ रहा है इंपॉर्टेंट। देखिए, ये कहा जा रहा है कि इस थोड़े देर में ही हो सकता है कि एनआईए की टीम दिल्ली वापस आए और जिस जगह हम खड़े हैं एनआईए हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनआईए ने रेड्स में इकट्ठे किए हैं दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे, हरियाणा में, उनको लाया जाएगा। और हमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कल या परसों फिर और भी लोगों से पूछताछ हो, कुछ और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन में रूबिका सामने आ रही थी बिट्टू कराटे की। मैं गौरव भाटिया को थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि बिट्टू कराटे से हवाला फंडिंग को लेकर के पूछताछ हो रही है। जो हत्या का इल्ज़ाम है उसको एनआईए पूछताछ नहीं कर रही है और उसके लिए जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही इंक्वायरी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर बिट्टू कराटे से लेकर के जो भी अलगाववादी हैं उनसे जो हवाला की फंडिंग है उसको लेकर के यहाँ पूछताछ चल रही है। पूजा भी हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, आप बता रही हैं कि यहाँ पर ये जो अरोड़ा है उसके घर पर रेड मारी गई है। ये इकलौता अरोड़ा तो हो नहीं सकता है, बाकायदा पूरा नेटवर्क होगा, बाकायदा ये जिस तरीके से पूरी चेन क्रिएट कर चुका होगा, क्या उन पर भी जल्द छापेमारी हो सकती है या उनको अब तक इस बात का एहसास हो गया होगा और चीजें छुपाने और अंडर कवर करने की कोशिश हो रही होगी? बिल्कुल रूबिका, इसमें 2 बातें हैं। एनआईए ने जो कार्रवाई की है उसमें पहला मकसद है कि हवाला कारोबार का जो रास्ता है उस पर चोट की जाए ताकि आतंकियों की फंडिंग पर लगाम लगाई जा सके। और वो लगाम इस बार सिर्फ जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक नहीं, दिल्ली तक, हरियाणा तक उसके तार खोजे गए हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके जरिए जो और ट्रांजैक्शंस मिल रहे हैं, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, आगे उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। जैसे मनीष ने कहा कि कल और परसों और छापे पड़ सकते हैं। यहाँ से 2 लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। ड्राई फ्रूट्स का कारोबार, इस तरह के कारोबार जो दिल्ली और कश्मीर के बीच में लगातार जारी रहते हैं और जिनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ाकर दिखाए गए हैं, उन सब पर नजर है। तो नजर सिर्फ कारोबार पर नहीं है, नजर फंडिंग के तमाम रास्तों पर है। रूबिका, इनामुल नबी साहब, ये फंडिंग पर जो रेड पड़ रही है इस पर जरा नजर थोड़ी गड़ा कर रखिएगा। आपके बहुत सारे चाहने वाले और साथी जो हैं अब आने वाले हैं, अब सबके सब सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। अब डिसाइड कर लीजिए आप किस सरजमी पर हैं। पूरा मौका है आपके पास, दोबारा आपको इनवाइट करेंगे जब तक ये मान नहीं लेते आप कि आप जन्नत में हैं और ये जन्नत हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले, जब बॉर्डर पर युद्ध के हालात हो, आप समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं अभी भी डिबेट में किस तरीके से माहौल बन गया था। जब बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हो तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए।
हाँ के लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में ZN_Y टाइप कीजिए, ना के लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में ZN_N टाइप कीजिए और इसे 5757 पर SMS कर दीजिए, क्योंकि जी न्यूज का ये मानना है कि पाकिस्तान से क्रिकेट देश हित में नहीं है। एक तरफ कश्मीर में सरहद पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, युद्ध जैसे हालात हैं, उस वक्त पाकिस्तान से कोई भी मैच होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो ICC टूर्नामेंट का मैच ही क्यों ना हो। यही वजह है कि जी न्यूज भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी एक भी खबर नहीं दिखाएगा। नफा और नुकसान किसे नहीं चाहिए होता है। TRP की रेस आप जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में किस तरीके से सर चढ़कर बोलती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि देश हित से ऊपर कोई भी नफा नहीं, कोई भी नुकसान नहीं, और इसीलिए इस मैच का पूरी तरह से हम बॉयकॉट करते हैं। ना दिखाने के लिए हमारा नुकसान होगा, नुकसान की वजह से TRP पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन हमारे लिए देश का हित हर नफा नुकसान से पहले है।